चैप्टर मोशन ना। मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा सा बेसिक इसका बताएंगे इसके बारे में कि ये मोशन चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स के मैकेनिक्स टॉपिक में। मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का मतलब ही होता है नॉलेज ऑफ मोशन। ठीक, मैकेनिक्स के अंदर ही हम जितना भी अपना मैकेनिकल चीज़ें जो वाली बात होती है वो सारा मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिज़िक्स के अंदर जो पार्ट है मैकेनिक्स उसमें, और जहाँ पे हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ये 3 तरीके से डिवाइड करती है मैकेनिक्स। पहली होती है स्टैटिक, दूसरा होता है आपका काइनेमैटिक्स, एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। स्टैटिक के अंदर हम वो चीज़ें जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते हैं, जब ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रुका हुआ, जब कंडीशन जब बॉडी या ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी मूव नहीं करेगी। काइनेमैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन ओनली। मतलब यहाँ पे हम केवल ये पढ़ते हैं कि मोशन हो क्यों रहा है, मोशन है क्यों, यानी कि मोशन मतलब किस डायरेक्शन में, क्या वेलोसिटी होगी उसकी, कितना टाइम लग रहा है एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव करने में, कितना डिस्टेंस चला उसने, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पे इसके कॉज की बात नहीं करते हैं, हम मोशन के कॉज की बात नहीं करेंगे। मोशन के कॉज की बात नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हुआ। सपोज करिए एक बच्चे ने फुटबॉल में किक किया और वो फुटबॉल यहाँ से इधर पहुँची, तो कितना इसने डिस्टेंस चला, क्या इसकी स्पीड थी, क्या डायरेक्शन था, हम केवल ये पता करेंगे। ये नहीं करेंगे कि ये किक कितने फोर्स पड़ा है उस पर, यानी कि किस फोर्स के वजह से ये बॉल मूव करी, तो ये इसका कॉज क्या है मोशन का, उसको नहीं स्टडी करते हम काइनेमेटिक्स में। हम इसमें सिर्फ पढ़ते हैं कि क्या इसके वैल्यूज़ यानी वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम इसके मोशन, हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, ना कि उसके कॉज के बारे में। उसी जगह अगर डायनेमिक्स की बात करें तो ये हम यहाँ पढ़ते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ठीक, यानी कि कॉज क्या है। अगर सपोज करिए वो बॉल में किक करी, तो किक जो बॉल मूव करी है, मूव जैसे ये बॉल जो थी, ये बॉल मूव क्यों करी, तो उसका कॉज यानी कि मोशन होने का, यानी कि इसके चलने का आगे कॉज क्या है, उस रिलेशन को हम यहाँ पढ़ते हैं किसमें, डायनेमिक्स में। ठीक, तो अभी ये तो बेसिक बात थी मैकेनिक्स की, हमारे यहाँ इतना डीप में नहीं है, सीनियर क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लास 9th में हमें केवल अभी जो पढ़ना है वो है सबसे पहली चीज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे हम किसी भी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अगर मोशन मेरा इसी के एक ही एक्सिस के अलोंग हो, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग होगा किसी भी, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन में हो, तो हम बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन की। जैसे कि कार, सपोज करें कार, ये कार मूव कर रही है इधर, तो इस कार का मूव करना हम केवल एक ही डायरेक्शन में पता कर रहे हैं। ये कार ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाके फिर नीचे आ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें ग्राफिकल फॉर्म में, तो अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो एक कार अगर मूव कर रही है तो एक कार कैसे चल रही है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसकी, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, या फिर अगर हम यहाँ से किसी को हम अपने, अभी हम केवल 9th में इतना मानेंगे, 9th क्लास के लिए केवल हम यही सब चीज़ें समझेंगे। अगर मैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक रॉकेट है छोटा सा ये क्रैकर्स वाला, इसको बंद करें तो ये भी ऊपर जा रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये ऐसे करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में आया, जो मोशन के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों वो 2D में आ जाएगा,
टू डायमेंशन, जहाँ पे एक्स वाई या वाई जेड या फिर एक्स जेड कोऑर्डिनेट, यानी दो कोऑर्डिनेट इकट्ठे मिलने लगे, एक्सेस मिलने लगे, तब तो वो आ जाता है 2D के अंदर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसे करके रॉकेट इधर है या फिर कोई बॉल फेंकी तो वो ऐसे नीचे आ रही है, तो वहाँ पे हम 2D का ना, अभी हम केवल समझेंगे कि हमने रॉकेट जो लॉन्च किया या फिर रॉकेट जो बर्न किया वो सीधा स्ट्रेट आके ऊपर गया, तो उसकी क्या हाइट होगी। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं मोशन में यहाँ पे क्लास 9th में, वो हम केवल मोस्टली बात करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन की। क्लियर है। और जहाँ पे 2D का थोड़ा बहुत यूज़ होना होगा वो बताते चलेंगे। अच्छा 3D में क्या होता है कि एक जैसे कि सपोज करिए कोई भी हाउस फ्लाई है, बेस्ट एग्जांपल जैसे हाउस फ्लाई है, तो वो हाउस फ्लाई क्या है, आगे भी जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी, इधर भी आ रही होगी, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स में जा रही होगी, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, रैंडमली मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी पीछे, तो ये सारे डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, यानी कि 3D फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। हमें मोस्टली फोकस करना है अपने 1 डायमेंशनल मोशन पे, ठीक। 2D के अगर हल्का फुल्का 2D का बॉल्स वगैरह का आएगा, पर लेकिन इतना ज़्यादा हमारे क्लास 9th में है नहीं। तो जो पहला चैप्टर हमारा मोशन है उसमें हम केवल ये पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, यानी कि हम वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और डायरेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे केवल, ठीक। अब इसी के जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है कि मोशन है क्या भाई। अगर हम बात करें तो ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मोशन है क्या। तो जब हम मोशन पढ़ते हैं तो मोशन को हमें विद रिस्पेक्ट में पढ़ना पड़ता है रेस्ट के। अब रेस्ट क्या है, एक अगर सोचा जाए तो क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज करिए मैंने पेन रखा है यहाँ पे, तो ये रेस्ट पे है, हाँ हम यही बोलेंगे ये रेस्ट पे, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि मूव नहीं कर रहा यानी कि इसमें कोई मोशन नहीं है। अब इसमें मोशन नहीं है किस तरीके से हम बोलेंगे मोशन नहीं है, क्योंकि जब मैंने थोड़ी टाइम पहले देखा तो ये पेन की पोजीशन कहाँ थी, सपोज करिए ये पेन मेरे इस बॉक्स के यहाँ रखा है इस पर, अब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो अभी वो वही है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज इन पोजीशन तो हुई नहीं, चेंज इन पोजीशन तो हुआ नहीं, तो यानी कि हमने क्या बोल दिया, रेस्ट पे है। क्लियर है। अब अगर थोड़ी देर बाद मैं देखता कि ये पेन मैंने जो यहाँ रखा था वो थोड़ी देर में पेन इधर पहुँच गया, यहाँ से इधर पहुँच गया, तो अब मैं क्या बोलूँगा, हाँ ये पेन मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया। क्लियर। अब बात आती है रेस्ट की, तो ये रेस्ट पे, ये रेस्ट जो है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। रेस्ट क्या, मोशन ऑफ रेस्ट, दोनों ही हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझेंगे हल्का सा। सपोज करिए हम एक, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रेन थी, ठीक, और ये स्टेशन है, ये ट्रेन है, ये स्टेशन है। अब इस ट्रेन के अंदर 2 बर्थ पे सपोज करिए यहाँ बैठा है राम और यहाँ बैठा है श्याम, ठीक। अब यहाँ पे सपोज ये स्टेशन पे विमला जी बैठी हैं, ठीक। अब विमला जी ने देखा किसको, राम और श्याम को, और उनने बोला कि अभी मेरे सामने से श्याम निकल गया, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर गई ना, ट्रेन इधर से आई थी और ऐसे डायरेक्शन में निकल गई। क्लियर। तो विमला जी ने क्या बोला कि श्याम मूव कर रहा है, यानी श्याम निकल गया। पर जब राम से पूछा तो राम ने बोला नहीं, श्याम तो मेरे सामने बैठा है, देखो ये राम बैठा है, ये श्याम है, और यहाँ पे विमला। विमला ने देखा श्याम को, श्याम की डायरेक्शन इस साइड थी क्योंकि ट्रेन में बैठा, ट्रेन ऐसे निकल गई थी आगे। तो विमला के देखने पे श्याम तो मूव कर रहा है यानी मोशन पे है, पर लेकिन राम के देखने पे ये श्याम क्या है, रेस्ट पे। तो डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमने क्या माना हुआ है, विमला के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, पर लेकिन राम के अकॉर्डिंग ये रेस्ट पे है। इसी तरीके से मोशन और रेस्ट हमारे अकॉर्डिंग होता है। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है। अगर हम बात करें कि हम अपने कमरे में बैठे हैं या हमारे कमरे में जो चेयर है वो रुकी हुई, वो रेस्ट पे है, नहीं वो रेस्ट पे नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ मूव कर रही है। तो अगर सपोज करिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, अगर मून पे खड़े होके राम ने देखा तो श्याम, अभी यहाँ पे एक टेबल रखी है, सपोज करिए श्याम को छोड़िए, यहाँ टेबल है अर्थ पे, और यहाँ से देख रहा है राम। तो राम ने जब टेबल को देखा तो उसको टेबल क्या है, मूव करती दिखाई दी, क्योंकि उसने कुछ समय पहले देखा तो टेबल यहाँ थी और थोड़ी देर बाद टेबल यहाँ पहुँच गई। तो राम के अकॉर्डिंग तो ये टेबल क्या है, मोशन में, पर लेकिन जो यहाँ पे श्याम खड़ा हुआ है उसके लिए तो ये टेबल अभी भी कहाँ है, रेस्ट पे।
क्योंकि ये श्याम भी इसी के साथ इस पोजीशन पे पहुंच गया होगा। तो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया है, ऑब्जर्वर कौन है। ये जो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर ये है, तो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जर्वर कौन है। यहां से ही हमारा कॉन्सेप्ट बना मोशन का और रेस्ट का। क्लियर? ये जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पर लेकिन मूव हर चीज कर रही है। जस्ट डिपेंड होता है कि ऑब्जर्वर हमारा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। ठीक। दूसरी चीज अगर हम बात देखें तो मोशन, हम अगर क्या बोले तो मोशन सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, मोशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मोशन, मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है मोशन भाई? मोशन, इफ अ बॉडी changes its position with time, it is said to be moving. Otherwise, it is at rest. ठीक। क्या बोल रहा है वो? इफ बॉडी चेंजेस, इफ बॉडी या ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अभी बात बताई थी ना ए से बी जाने वाली पोजीशन, विथ टाइम, कुछ टाइम लगेगा उससे चेंज करने में, विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मूविंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूव कर रही है। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोल देंगे? रेस्ट। तो ये मोशन का बेसिक पार्ट था चैप्टर का 9th क्लास का, जिसमें हमने मोशन और रेस्ट का समझ लिया है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, और स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में, जो कि ये सारे पार्ट किसके? मैकेनिक्स के। इसके अंदर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन होता है। और क्लास 9th में हमें केवल 1D पे फोकस करते हुए पढ़ना है, जिसके अंदर हम सारी काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक।